अब परीक्षा आपकी नज़दीक रहेगी यूपीएससी की तो, लेकिन एमपीपीएससी का तो अभी तक कोई रुझान दिखाई नहीं दे रहा, आपने नोटिफिकेशन भी नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर आप एमपीपीएससी को समय पे करवाना चाहते हैं तो जीएडी के जो एसीएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनकी तरफ से लेट लतीफ़ी हो रही है। तो सब लोग ज़रा मेल वेल मारें उनको खूब। ट्विटर पे तो होंगे नहीं वो, मध्य प्रदेश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें कोई अकल नहीं है इस टाइप की, वो होते नहीं ट्विटर वगैरह पे। पर आप लोग उनको मेल कर सकते हैं, एसीएस जीएडी। तो मीटिंग करेंगे और जो भी झंझट है वो निकालेंगे। दरअसल क्या होता है कि हम सब निश्चिंत होते हैं कई बार कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो सब काम समय पे कर ही रहे होंगे, पर अपना दायित्व तो बहुत सारे लोग नहीं जानते। उन्हें दायित्व याद दिलाना पड़ता है कि ये आपका काम है। तब जा कर के जब ऊपर से बहुत सारे लेटर लिख दीजिए, सीएम को भी लिख दीजिए। सीएम को भी नहीं पता होगा कि पीएससी की परीक्षा बाकी है। ना किसी ने धरना प्रदर्शन किया यहाँ बोर्ड ऑफिस पे, ना इंदौर में कोई हलचल हुई, ना स्टूडेंट्स को की तरफ से कोई डिमांड है, ना पत्रकार कभी लिखता है कि अभी तक एमपीपीएससी क्यों नहीं निकाली, आपने कैलेंडर फॉलो क्यों नहीं किया। कोई नहीं करता तो नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होना है फिर। और अगर आप जगा देंगे सिस्टम को तो फिर जाग जाएगा, काम करने लग जाएगा। तो सिस्टम ऐसे ही काम करता है, आपको जगाना पड़ता है, एक बार उसकी शिकायत करनी पड़ती है, बात रखनी पड़ती है। तो अपने पास जो है इतना सारा जन समुदाय है, आप लोग इतने बड़ी संख्या में हैं और इतने लोग सुनते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, एक शिकायत भरा कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था, जबकि पिछले काफ़ी समय से हो रहा था। तो जो भी समस्या है उसको देखा जाए। पीएससी के जो पदाधिकारी हैं, चेयरमैन, दूसरे मेंबर, वो बीजेपी के कार्यकाल में चूंकि नियुक्त हुए हैं, तो अधिकांश लोग बीजेपी की मानसिकता के हैं। तो चूंकि उनको बीजेपी की सरकार ने बनाया था, तो कांग्रेस वालों की हो सकता है वो बात न माने, या वो कांग्रेस वाले उनसे बात नहीं करना चाहते हों, और सत्ता कांग्रेस की है, तो इसलिए वो भी विरोधाभास दोनों में दिखाई पड़ता है। इस वजह से भी मामला लटक जाता है, और जब ये लटक जाता है तो फिर कई बार 2-3 साल भी लटक जाता है, ध्यान रखिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप इंतज़ार मत करते रहिए, नहीं तो संयुक्त परीक्षाएं होंगी। बिहार में होती है ना 3 साल की, 4 साल की, एक साथ 63 से 67वीं तक ऐसा ऐसा लिखा रहता है ना। 3-3, 4-4 साल की एक साथ एग्ज़ाम होती है, तो ये सजा हो जाती है। और इतिहास में पहले भी मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है, जब 4-4, 5-5 साल तक पीएससी नहीं हुई है, और अभी लगभग 2012 से लगातार हो रही है हर साल। तो ये बहुत अच्छा समय चल रहा था। अब वो नहीं हो, अभी तक मामला गड़बड़ा गया है, कैलेंडर थोड़ा गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप सोचेंगे कि नहीं, अचानक से किसी दिन हम एमपीपीएससी की वेबसाइट देखेंगे और उसमें विज्ञापन मिल जाएगा, चिंता की बात नहीं है। ये चिंता भी आपको करनी है। वैकेंसी केवल भर के और परीक्षा नहीं देनी, वैकेंसी निकलवाना भी आपका ही काम है। तो अगर आप समय पे नहीं निकलवा पाए तो फिर संयुक्त परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, कंपटीशन डबल हो जाएगा। अगले साल जो कॉम्पिटिटर आ रहे हैं ग्रेजुएट होकर के 21 साल के होंगे, तो ऐसे 50,000 60,000 लोग बढ़ जाएंगे अगले साल। तो हो सकता है आपकी सीट वो, अगर आप लिफ्ट में बैठने का इंतजार कर रहे हैं काफ़ी देर से, और लिफ्ट में 8 लोग आ सकते हैं मान लीजिए, अचानक से 10 लोग आ गए और आपसे आगे आके खड़े हो गए, तो जैसे ही 8 लोग होंगे वो कहेगा बस अब आप रुक जाइए, है ना, वजन पूरा हो गया, अब बाहर रहिए, अब अगले ट्रिप में आना। आ रहा समझ? पीएससी में भी ऐसा ही होता है, हर साल नए बच्चे तैयार होते हैं, कई बार नए बच्चों का ही सिलेक्शन हो जाता है, उनमें ही बहुत तेज होते हैं, और हमारा जो होने वाला होता है हम बाहर रह जाते हैं। इसलिए किसी साल पीएससी न होना बहुत बड़ा अभिशाप है। उस साल जो कैंडिडेट अंदर जा सकते थे उनकी संभावना समाप्त होती है। तो ये अगर आप सोचेंगे तो बहुत भारी भरकम विषय है, अदरवाइज तो फालतू बात है, हम क्यों करें।
नहीं, आप ही को करना है, आप ही की जिम्मेदारी है। कोई अगर शॉप लगा के बैठा है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आप चूंकि पढ़ रहे हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है आप में से कई 50 लोग भी अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाएंगे तो उनको लगेगा ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, वो जब ऑफिस आएंगे और सुबह 8 बजे से जब उनको ऐसी सूचनाएं मिलने लग जाएंगी, कल ही मिलने लग जाएंगी मान लीजिए, तो 3 दिन के अंदर आप हो सकता है वेबसाइट पे वैकेंसी देखो। इसका आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है। ये कैलेंडर ईयर में एग्ज़ाम होती रहती हैं और इसका अपना एक कैलेंडर बना हुआ है। पहले भी कई बार ये है कि जो कर्मचारी इन्विजिलेशन के लिए लगते हैं और कॉलेजेस और स्कूल में सेंटर बनाए जाते हैं, वो 23 मई तक नहीं बनाए जा सकेंगे क्योंकि मतगणना होगी, तो 23 मई के बाद हो जाएगी एग्ज़ाम। लेकिन उसकी कवायद तो शुरू हो, कुछ हलचल तो हो, आप डेट तो फिक्स करें। क्योंकि पीएससी के जितने भी लोग हैं वो थोड़ी चुनाव में लगे हुए हैं, वो तो सारे पीएससी में बैठे हुए हैं और उनको सैलरी मिल रही है और रोज ऑफिस जाते हैं। तो वो करते क्या है? उन्होंने तो अपना प्रस्ताव बना के हम भेज दिया और वो जीएडी वाला बैठक ही नहीं करता। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठक करे तो रिजल्ट निकल कर क्या है, और बैठक करके अपनी जो है वो सहमति दे दे, तो उस दिन जो है वो, और सहमति भी किस पे देना है? मेल पे देना है, कोई डाक से नहीं जाना है। और यहाँ से फ़ोन कर देना है कि अपना मेल चेक कर लो, और उसने वैकेंसी यदि पूरी तैयार कर रखी है तो अपलोड का बटन दबा देगा, हो जाएगा काम, अपलोड हो जाएगी। ये हो गया, 10 मिनट का काम है। लेकिन फाइल कहाँ पड़ी हुई है, कब आई थी, किस बाबू ने सबसे पहले उसको कहाँ रख दिया, साहब की टेबल पे सबसे ऊपर कौन रखेगा और क्यों रखेगा, और साहब भी उसको मांगेंगे क्या फाइल को। तो मजबूर करना पड़ेगा कि वो 11 बजे जैसे ही पहुँचे हैं अपने बाबू को बुला करके कहें कि वो फाइल लेके आओ। तो समझ में आ रहा है? तो फिर सिस्टम काम करता है। ये ऐसे होते हैं काम। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि मध्य प्रदेश ऐसे चलता है, ऐसे ही चलता है, यही होता है, यही तरीका होता है काम करने का। तो आपको अपना काम कराना है तो आपको जगाना पड़ेगा, आपको याद दिलाना पड़ेगा कि हमारा काम अटका पड़ा है। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो सब लोगों को करना चाहिए। जो लोग वैकेंसी, आप सोचेंगे नहीं हमको क्या करना है, फिर बैठे रहिए, इंतज़ार करिए। आज जो मैं शब्द बोल रहा हूँ 3 साल बाद आपको शायद समझ में आए, संयुक्त परीक्षा जब वैकेंसी निकलेगी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा पहले भी हुआ और कई राज्यों में होता है। और रविश कुमार का आपने देखा होगा, वो लेके बैठ जाते हैं ना प्राइम टाइम पे, ये परीक्षा है, वो परीक्षा है, इसका रिज़ल्ट, उसका रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट आ गया, इसको पोस्टिंग नहीं मिली, कितने सारे होते हैं प्राइम टाइम में। तो सब सच्चाई है ना, बात तो सच है। तो चलिए, एक तो ये। दूसरा, यूपीएससी की बात करें। यूपीएससी प्री अभी सामने है, 2 जून पक्का है, 2 जून को होगी और वो अपने शेड्यूल से होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बात करें, उसका प्रीलिम्स कैसे निकालेंगे। तो आज कुछ जनरल परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं उसके बारे में। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यूपीएससी का जो मेरा अनुभव है जहाँ तक का, जो 100 प्रश्न होते हैं, मैंने आपको बताया भी था, 67 क्वेश्चन यदि आप लगाते हैं, पूरे 100 पे अटेम्प्ट कर लेते हैं, और 67 यदि आप अटेम्प्ट सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, माइनस मार्किंग होने के बावजूद भी, पूरे 100 लगाने पर भी। और पूरे 100 लगाने के लिए क्यों बात कही गई थी? कई लोग, आप तो टेस्ट दे रहे होंगे तो माइनस मार्किंग के चक्कर में आप लोग कम करते हैं, लेकिन कम कितने करने चाहिए, कितने कम होने चाहिए? कई लोग बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं हम 50 लगा लेते हैं, तो 50 से तो सिलेक्शन नहीं होगा। मिनिमम 84 के आसपास तो आपको जाना पड़ेगा, 82 से लेके 84 क्वेश्चन जो है मिनिमम आपको लगाना पड़ेंगे। और बाकी क्यों छोड़ रहे हो 16 प्रश्न? क्योंकि 4 में से 1 भी सही हुआ तो 0 हो जाएगा, और 4 में से 2 सही हो गए तो 4 में से 1 सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो छोड़ने का वैसे भी कोई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ने में भारी लग रहा है और मैटर भी ज़्यादा है तो आप उस प्रश्न को छोड़ सकते हो। इन कोशिश ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप अटेम्प्ट करें। उसमें से 67 प्रश्न 100 में से आप ठीक करते हो, लेकिन आपको आते कितने हैं? फिर 67 प्रश्न कैसे होंगे?
माइनस मार्किंग के लिए छोड़ना तब ठीक लगता है जब आपको 60 प्रश्नों पे विश्वास है। मान लीजिए आपको विश्वास है कि ये 60 प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में आपको पता हो कि ये 60 प्रश्न मेरे ठीक हैं बस, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है और मुझे अटेम्प्ट भी नहीं करना है, लेकिन ये जो 60 मैंने किए हैं पूरे सही हैं। अब ऐसा संभव नहीं है, यूपीएससी की परीक्षा में संभव नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की वो परीक्षा है और जितने कम परसेंटेज पे उसमें सिलेक्शन कट ऑफ आता है, बहुत मुश्किल है कि आप 60 प्रश्नों पे विश्वास कर सकें, क्योंकि आप 60 करके आएंगे, 20 हो सकता है गलत हो जाए, तो आपके 40 रह गए, और 20 गलत हुए तो 6-7 प्रश्न और कट जाएंगे, तो 40 से भी आप कम होकर के 33 पे पहुंच गए, तो 33 के मार्क्स हुए 66। अब तो 66 मार्क्स रह गए और 115 चाहिए, 115 सेफ स्कोर होगा अगर सरल पेपर आया, और कठिन आया तो 105। तो 105 से 115 के बीच में आपका कट ऑफ जो है घूमता रहेगा। फिर करें क्या? ये बात तय है कि आपको 25 से 30 प्रश्न जो है आपको समझ में आएंगे, जिनके ऊपर आपको पूरा विश्वास होगा। कितने प्रश्न होंगे? 25। और जिनके इस साल 25 हैं वो एक साल तैयारी करेंगे तो 30 पे पहुंचेंगे। अगर आज आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं 25 प्रश्नों पे, और अगर आप जम के तैयारी करते हैं एक साल तक, तो आप कॉन्फिडेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हो जाएंगे? 30। और हमने कितना बताया आपको? 67। इसका मतलब आपको गैस लगाना पड़ेगा, तुक्के से ही आप पास होंगे। 37 क्वेश्चंस जो हैं आपको तुक्के से ठीक करना पड़ेंगे, और तुक्के की क्वालिटी अलग अलग होगी, गैस अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है, वो हम बात करेंगे थोड़ी सी। और दूसरा कि इतने सारे क्वेश्चंस का तुक्का कैसे लगाया जा सकेगा? आप पूरी तरह से विश्वस्त हैं, वैसे प्रश्न केवल 30 होंगे, वो भी अतिरिक्त पढ़ाई करने वाले के। आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में आपने महसूस किया होगा कितने प्रश्नों पे पूर्ण विश्वास होता है यहाँ? 25 से 30। इससे ज़्यादा प्रश्नों का, कई लोग तो 15 ही होते हैं, कई लोग 10 ही होते हैं। मैं 25 बात कर रहा हूँ जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, और 30 प्रश्न जिनकी तैयारी 1-1.5 साल से चल रही है, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। बहुत धीमी गति से आप बढ़ते हैं, फिर हो सकता है 1 आध साल और पढ़ लें तो 32-33 प्रश्न होंगे, फिर 1 आध साल और पढ़ लें तो 35 तक आप पहुंचेंगे, 3-4 साल की तैयारी होगी तो आप 35 तक पहुंचेंगे। इसका मतलब सिलेक्शन कभी भी इस बात से नहीं होता। देखिए, एक बार सिलेक्ट हो जाता है आदमी तो फिर क्या होता है कि फिर मेंस की तैयारी करता है, इंटरव्यू की करता है, तो फिर उसकी संख्या भी बढ़ जाती है। फिर हो सकता है उसके 45 भी ठीक होने लग जाए, 40 भी ठीक होने लग जाए एक बार में। वो बात अलग है, जब वो परफेक्शन आ जाता है तब बात अलग होती है। लेकिन हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, उनकी बात कर रहे हैं। तो करना क्या पड़ेगा? गैस लगाने का अपना अपना एक तरीका होता है कि आप कैसे तुक्का लगाते हैं। जैसे एक आदमी को लंबाई चौड़ाई का पूरा एक अंदाजा होता है, उसको मालूम होता है 1 फीट कितना होता है, 1 फीट में कितना सेंटीमीटर होता है, उसको आइडिया होता है, और दूरी का भी अंदाजा होता है। किसी जगह पर अगर 50 फीट की दूरी है तो वहाँ उसकी आंखों में वो हिसाब आ जाता है कि ये दूरी 50 फीट की दूरी है, ये दूरी 10 फीट की दूरी है, क्योंकि वो रोज़ नापता है। कुछ लोग रोज़ नापते तो नहीं, लेकिन उनको ये पता होता है कि 1 फीट क्या होता है, ये पता है उनको। और कुछ लोगों को पता नहीं कि 1 फीट क्या होता है, और जब दूरी की बात बोलेंगे तो हो सकता है वो 10 फीट को 20 फीट भी कहते हैं, क्योंकि उसको तो आइडिया ही नहीं है कुछ। तो इसलिए तुक्का, ऐसे व्यक्ति का तुक्का कोई मायने नहीं रखता। लेकिन एक व्यक्ति जिसको आइडिया है थोड़ा कि 1 फीट होता कितना है, वो अगर अंदाज लगाएगा तो उसका तुक्का काफ़ी हद तक काम करेगा। इसलिए आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करते जाएंगे, आपके तुक्के जो है वो सही आंसर में बदलने लग जाएंगे। पढ़ाई से होंगे। आपको एक्चुअल आंसर नहीं भी पता है कि वाकई में उत्तर क्या है, तो भी आप उत्तर निकालने लग जाएंगे। क्यों निकालने लग जाएंगे? क्योंकि आप अंदाज लगाएंगे, और अंदाज लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं।
आप क्षेत्रवाद के हिसाब से बात को समझने लग जाते हैं। कई बार आप जानते हैं कि ये वाला सरनेम जो है बंगाल में होता है, इस सरनेम का उड़ीसा में व्यक्ति मिलता है, इस सरनेम के लोग साउथ में मिलते हैं, ये भाषा वहाँ है। उस आधार पे भी आपका अंदाज़ा लगता है, जबकि आपको उत्तर नहीं पता। उत्तर तो नहीं पता, लेकिन आपसे जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया उसमें आप अपनी ज्योग्राफी भी लगा लेते हैं। आपका लिटरेचर का कोई नॉलेज है तो लिटरेचर का नॉलेज लगा देते हैं। हिस्ट्री में यदि किसी जगह का या व्यक्ति का नाम आया है और उससे अगर किसी का सरनेम मिलता है, उससे आप जोड़ करके उस व्यक्ति का आंसर का अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसका मतलब जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे, जितने वास्ट एरिया में पढ़ाई करेंगे, उतना ज़्यादा आपका तुक्का लगाने का क्षमता जो है वो बढ़ेगा। और मान लीजिए पूरे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और 30 पे आपको पक्का विश्वास है और 70 तुक्के लगे हैं, तो 35 तुक्के बिल्कुल सही उत्तर में बदल जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही सिलेक्शन होता है। बाकी लोग दावा करें, डींगे हाँकें, कुछ भी वो बकवास है, कुछ नहीं होता। ऐसे ही सब लोग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाना पड़ता है। तो अंदाज़ा किस में लगाएं? जिसमें थोड़ा बहुत पता है। अब ये पता होगा कैसे? तो इसके पीछे जाएं तो अलग अलग बैकग्राउंड के जो व्यक्ति हैं उनको अलग अलग तरह के फ़ायदे मिलते हैं। जैसे किसी का बीए का बैकग्राउंड है, 12वीं तक किसी ने बायोलॉजी पढ़ा है, फिर उसने बीए कर लिया है, तो 10th तक को तो उसको सब समझ में आता है। 10th तक उसको मैथ्स भी आता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ता है। 11th-12th में उसने बायो पढ़ा है तो फिजिक्स भी पढ़ी है, केमिस्ट्री भी पढ़ी है, बायो भी पढ़ा है, तो थोड़ा बॉटनी भी समझता है, जूलॉजी भी समझता है। और आप प्रकृति में चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हमको बॉटनी दिखाई देती है, जो कोई उछल कूद करते हुए जानवर दिखाई देते हैं वो सब एनिमल बायोडाइवर्सिटी है, तो जूलॉजी दिखाई पड़ती है। हमारे शरीर को जब हम देखते हैं, मेडिसिन्स वाले मामले को देखते हैं, फार्मास्यूटिकल को देखते हैं, और जब हम फूड इंडस्ट्री को देखते हैं, फूड के बारे में बात करते हैं, तो उसमें अधिकांश फूड या तो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं या एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। फिर उनके ख़राब होने की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन और उनको बनाने की प्रक्रिया, बेकरी इंडस्ट्री में चले जाएं और कहीं चले जाएं तो आपको माइक्रोबायोलॉजी दिखाई देती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं। जबकि ये सब चीज़ें वो अपने सब्जेक्ट के तौर पे वो पढ़ता है। इसका मतलब हमारे मार्केट में, हमारे पर्यावरण में, जंगलों में, यहाँ तक कि घरों में ये बायोलॉजिकल साइंसेस और ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। फिजिक्स और ये हमको यंत्रों में, मैकेनिक्स में और मशीनों में दिखाई पड़ती है। केमिस्ट्री आम जिंदगी की बहुत सारी प्रक्रियाएं, रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, आप जानते हैं, है ना। तो वो सारी रिएक्शंस के रूप में जो है हमको ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो जिसने भी थोड़ा सा जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इनका अध्ययन पहले से कर रखा है, वो 5 प्रश्न आगे रहता है दूसरे लोगों से, मिनिमम 5 प्रश्न, और मैक्सिमम 15 भी आगे हो सकता है। वो डिपेंड करेगा उस साल पेपर कितना है, लेकिन कम से कम 5 प्रश्नों का फायदा ज़्यादा होगा। तो जो 30 पे है वो 35 पे आ जाता है, क्योंकि उनका तुक्का सही बैठेगा। किस कारण से सही बैठेगा? क्योंकि उसने अपना बैकग्राउंड जो है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया है, वही मैं बोलता रहता हूँ आपको, BCA, BBA टाइप का या इस टाइप का, जिसने कभी ये नहीं पढ़ा कि सूरदास कौन होता है, तुलसीदास कौन होता है ना, या मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। कई लोग कॉलेज लेवल पे भी पढ़ते रहते हैं। BA करने वालों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। BA करने वाले बहुत सारा GK पढ़ते हैं। तो यहाँ जो है ये शुरुआत आपको अपनी मेहनत की, यदि आपने BTech किया है, BCom किया है, और यदि आपने BCA, BBA जैसे कोर्स किए हैं, तो निश्चित रूप से आपको दूसरों से 6 महीना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और 6 महीने की बैठक आपको ज़्यादा लगानी है, तब जाकर के हम उनके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। तो ये एक आप अपना अपना मूल्यांकन कीजिए कि आप कहाँ पर हैं। अभी टेस्ट दीजिए, कितने प्रश्नों का आप पूरे अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही प्रश्न है। एक तो ये करिए। दूसरा, आप पढ़ाई करेंगे तो किस वे में करेंगे? तो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमने अभी तक पढ़ाए हैं सारे के सारे, उन सब्जेक्ट्स को पढ़ लेंगे तो आप BA के बराबर हो जाएंगे। तो 15 प्रश्नों का आपको फ़ायदा होगा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 प्रश्नों का फ़ायदा भी हो सकता है।
तो 35 के अलावा बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन 15 प्रश्नों का फायदा लेने से भी क्या बात बन जाएगी? क्योंकि 35 से आप कितने पे पहुंच जाएंगे? 50 पे, या 30 के बाद 45 पे पहुंच जाएंगे। हमने 30 बताया था कि 30 प्रश्न आप ठीक कर रहे हैं, 15 अतिरिक्त हो गए तो अब आप 45 पे पहुंच गए। लेकिन 45 पे सिलेक्शन नहीं होगा, कितने चाहिए? 67। अभी भी 22 प्रश्नों के लिए आपको तुक्के पे निर्भर करना पड़ेगा, और ये भी तुक्के ही हैं जो 15 बताएं, लेकिन ये तुक्के ज़्यादा सही होंगे। कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए कई लोग आप सोचेंगे कि जिस दिन मेरे टेस्ट में 67 क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे एक ही बार में, या 60 क्वेश्चंस या 55 से ऊपर, उस दिन में जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, ध्यान रखिए। आप कभी नहीं दे पाएंगे, ओवरेज हो जाएंगे। इसलिए आपको देना तो अटेम्प्ट अभी पड़ेगा। कब? जब आप 30 की स्थिति में और 25 की स्थिति में। लेकिन तुक्के की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी कि आप जब तुक्का लगाएं 70 प्रश्नों में तो 35 ठीक कर जाएं 70 में से। प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत के अगेंस्ट है, और अगेंस्ट है तो वो कैसे होगा? वो ज्ञान के आधार पे होगा। तो आपको समग्र तैयारी जो है वो कैसे करनी है, उसके कुछ सूत्र हैं। अगर आप बात मानेंगे तो इसी साल परीक्षा निकाल सकते हैं। तो ये जादू हम बता रहे हैं आपको कि कैसे आप 70 में से 35 तुक्के ठीक कर पाएंगे। पहले भी बताए हैं कई बार, लेकिन अब एग्जाम आ गए तो फिर से याद दिलाना जरूरी है, तो अभी फिर से बता रहे हैं। कई लोग नए हैं, उनको फायदा होगा। ध्यान रखिए कि जो हम 35 प्रश्न ठीक करने की बात कर रहे हैं अब, उनमें से 20 प्रश्न ठीक कैसे होंगे? जबकि आपको उत्तर पता नहीं है, उत्तर पता नहीं, लेकिन फिर भी ठीक हो जाएंगे अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो क्या बातें हैं? सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो बीत गया है, यानी कि जो हिस्ट्री है, उसकी उतनी परवाह न की जाए, भविष्य का ध्यान रखा जाए, और वर्तमान में जो रणनीति बन सकती है उसको भारत के संदर्भ में देखा जाए कि भारत 2030 में कहां तक पहुंचेगा, और भारत 2030 तक जहां पहुंचेगा उसको पहुंचाने के लिए क्या करना होगा, और कौन कौन से क्षेत्र होंगे, और कैसे उनका विकास होगा। ये रणनीति आपसे इसलिए पूछी जाएगी क्योंकि आप जब नौकरी में लगेंगे तब 2020 होगा, 21 होगा, और 2025 आते आते आप कहीं कलेक्टर होंगे। तो 2030 का भारत आपके माध्यम से बनेगा। 2030 में जो भारत होगा वो आपके माध्यम से होगा, संभव। और चूंकि 2030 का भारत आपको बनाना है तो कैसे बनाना है आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो महत्वपूर्ण सेक्टर मैं आपको लिखवा देता हूं कि कौन से वो सेक्टर हैं जिनकी बात की जाती है। उसमें सबसे बड़ा सेक्टर और सबसे शानदार सेक्टर है एजुकेशन। इसलिए 2 से 3 प्रश्न आप एजुकेशन से संबंधित अवश्य देखोगे। शिक्षा। अब बात ये देखिएगा कि कभी भी यूपीएससी डिग्रेड करने वाली बात नहीं करेगा, पीछे ले जाने वाली बात नहीं करेगा। यूपीएससी जब भी बात करेगा तब आपको आगे बढ़ाने वाली बात करेगा। और आगे बढ़ाने वाली बात कैसे होगी? 2 तरह के प्रश्न, जैसे मैं एक ऐसे सैंपल के लिए आपको एक बता रहा हूं उदाहरण से, कि सरकार के प्रयासों में 3 तरह की चीजें होती है। एक होती है स्कीम्स, एक होती है स्कीम्स, एक होते हैं प्रोजेक्ट्स, और एक हो सकता है लॉ, एक्ट। कई बार सरकार किसी भी काम को आगे बढ़ाने के लिए कानून बनाती है, कई बार योजनाएं बनाती है, कई बार वो परियोजनाएं चलाती है जो शॉर्ट टर्म होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं। और ये सारे प्रोजेक्ट्स में हमेशा महत्वाकांक्षी चीज़ों को, एम्बिशियस चीज़ों को, जिसमें टारगेट आप बहुत अच्छे से अचीव कर रहे हो, बहुत बड़े वाइड स्प्रेड आपका लक्ष्य हो,
और इंक्लूसिव हो। ग्रोथ कैसी हो? इंक्लूसिव हो। डेवलपमेंट कैसा हो? सस्टेनेबल। ये बातें उसमें दिखाई देती हों। तो जैसे उदाहरण के तौर पर कहीं 65,000 नए स्कूल खोलने की बात एक मल्टीपल चॉइस में लिखी हुई है कि सरकार ने इसके तहत निश्चय किया है कि 65,000 नए स्कूल खोले जाएंगे। और कहीं 35,000 है, और अगर मान लिया जाए ये कम वाली संख्या जो है कभी भी सही ऑप्शन के तौर पे नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखिए। कभी भी कम वाली संख्या को, जब आप किसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, भारत को बहुत आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो आपने 65,000 खोले हैं और वहां पर लिखा हुआ है कि 35,000 खोले जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा किसको प्राथमिकता देनी है? जो आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, जो देश को ऊंचा उठाने की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कहा जाए कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गई है, तो उस ऑप्शन को कभी भी गलत नहीं ठहराना है, ध्यान रखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन 100% ही जरूरी है। 100% साक्षरता की बात की गई है, इसका मतलब पॉजिटिव चीज़ है। वहाँ शंका नहीं करनी है कि 100% कैसे हो सकता है, अपनी अकल नहीं लगानी है। अगर आपने नियत देखी है सरकार की और अगर आपके अंदर भारत को आगे बढ़ाने का जज्बा है, तो आप यहाँ दिल से चल सकते हैं, इमोशंस के साथ चल सकते हैं। लेकिन ये समझ कैसे आएगी? धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएगी। तो पहले मुद्दे लिख लीजिए। ये तो एजुकेशन ही एक बताया मैंने आपको। कुछ चीज़ें ऐसी है जो इंडिया ने अचीव कर ली हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं आएंगी। जैसे फूड, हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है। हरित क्रांति के बाद से हम लोगों ने निरंतर प्रगति की और आज के समय में हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, आवश्यकता से ज़्यादा प्रोडक्शन है, ठीक है। अब वो लीकेज कहाँ है पीडीएस में और क्या प्रॉब्लम है, वो एक अलग विषय है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है हमारे पास। दूसरा, हम लोगों ने कम्युनिकेशन को अचीव कर लिया है, खास करके मोबाइल के मामले में। टेलीफोन डेंसिटी, अब लैंडलाइन टेलीफोन की आवश्यकता नहीं बची, इसलिए टेलीफोन डेंसिटी सब शब्द जो है उतना प्रासंगिक नहीं रहा, अब उसका रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि अब मोबाइल धारक लगभग 110 करोड़ से ज़्यादा लोग मोबाइल धारक हैं। एक समय था जब मोबाइल खरीदने के लिए 1 महीने का वेतन लगाना पड़ जाता था व्यक्ति को, 1 महीने का वेतन खर्च करके वो मोबाइल खरीद पाता था। लेकिन आज का समय ऐसा है कि एक मजदूर अपना 1 दिन का वेतन लगा करके मोबाइल खरीद सकता है। इसलिए यदि आज के समय में कोई गरीबी रेखा के नीचे भी है और मोबाइल उपयोग नहीं कर रहा है, तो ये उसकी खुद की कमजोरी है और वो खुद ही अपने आप को मोबाइल से बाहर रखे हुए है। दरअसल वो उसकी पहुंच में है, उसकी क्षमता में है। इसका मतलब जो टेलीफोन डेंसिटी वाली बात है, यानी मोबाइल डेंसिटी की बात कर लें, तो वो लगभग हम लोग इंडिया में अचीव कर चुके हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम लोग चाइनीज़ और यूएस के मोबाइल ज़्यादा खरीदते हैं, वहाँ की कंपनियाँ हमको ज़्यादा मोबाइल बेचती और हमारा प्रतिशत 9% से कम रह गया। इसी पिछले महीने ही जो है हम लोग 10% से कम हो गए। पहले 10% था हमारा हिस्सा मोबाइल मार्केट में, अब हम 10% से कम हो गए। जितने मोबाइल बिकते हैं उनका 90% से ज़्यादा चीन और यूएस का बना हुआ मोबाइल होता है। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जियो ने जो 30 करोड़ मोबाइल बेचे हैं वो सारे चाइना से आए थे। अब वो खुलासा कर रहे हैं, पहले बताया था कि वो मेक इन इंडिया वाला मामला। मेक इन इंडिया होता तो वैसे ही 10% से ज़्यादा हो जाते, 30 करोड़ बहुत होते ना। इसका मतलब है कि हालात ख़राब है। तो 2 चीज़ें हमने अचीव की। उनसे पहले क्या क्या अचीव किया जाना था? उससे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव किया जाना था और हाउसिंग का, ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल को सबसे पहले हासिल किया जाना था।
लेकिन उस काम में देरी हुई है। आप मुद्दे समझ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न कहाँ से आएंगे और उनके जो टिल्ट जो रहेगा वो किधर रहेगा, आपको समझ में आएगा। यूपीएससी का पेपर उठाएंगे उस दिन आपको ये क्लास समझ में आएगी कि ये प्रश्न क्यों आया और इस प्रश्न में क्या संदेश जा रहा है। प्रश्न कई बार सरकार की योजनाओं का प्रचार भी होता है और कई बार जनता की भावनाओं का प्रकटीकरण भी होता है। प्रश्नों के माध्यम से जनता की भावनाएं भी आती हैं और परीक्षार्थी से अपेक्षा भी की जाती है कि वो इसका सही उत्तर दे करके राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करे, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा, बड़ा अजीब चीज़ है। मैं कई बार बात करता हूँ, टेस्ट में ऐसा क्यों नहीं होता। टेस्ट में और एग्ज़ाम में अंतर है। और कैसा अंतर है? जैसे आपने देखा होटल में खाना होता है, तो होटल में जो व्यक्ति खाना बनाता है ज़रूरी नहीं कि वो वहीं खाना खाए, वो दिन भर लोगों को बना के खिला रहा है और शाम को घर जा कर के अपना खाना खुद बनाता है या अपने घर पे जो पत्नी बनाती है उसका खाना खाता है। आपने देखा होगा कई लोग दुकान लगाते हैं, दिन भर समोसा बेचते हैं, पकोड़े बेचते हैं, तरह तरह की चीज़ें बेचते हैं, लेकिन चाय घर जाके पीते हैं, जबकि उसके यहाँ दिन भर चाय बनती रहती है। क्योंकि घर का जो खाना बनता है वो कैसा है, वो सस्टेनेबल वाला है, और वो कैसा है, वो उपयोगी है, और वो स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाला भी है, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है उस खाने में। और दुकान पर जो है वो कैसा है, वो बेचने के लिए। इसलिए जो टेस्ट पेपर आपको दिए जाते हैं वो होटल का खाना है, ध्यान रखिए। आपके जो टेस्ट पेपर लिए जाते हैं वो होटल के खाने की तरह है, उससे ये अपेक्षा मत कीजिए। लेकिन एग्जाम जो होगी वो किस हिसाब से होगी, वो राष्ट्र निर्माण के लिए होगी। आप समझ में आ रहा है ना? इसलिए टेस्ट में जिन लोगों को 50 आते हैं वो 65 पे भी पहुंच सकते हैं अगर भावनाएं ठीक रखें तो। 50 वाले निराश ना हो। 50 आते हैं तो 65 हो सकता है उनका, अगर भावनाएं ठीक है तो। क्योंकि यहाँ टेस्ट में भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ जैसे तैसे ऑप्शन बना दिए गए हैं खाना पूर्ति करने के लिए, क्योंकि एक ए में कुछ देना था, बी में कुछ देना था, या फिर मल्टीपल चॉइस बनानी थी। और कहाँ से बनानी थी, एक खबर आई थी, उस खबर को तोड़ मरोड़ करके उसका एक डिज़ाइन कर दिया गया। और टेस्ट में जिसको 65 आ रहा है वो 50 पे भी पहुंच सकता है अगर वो लायक नहीं है इस देश के तो। क्योंकि एग्ज़ाम होगी वो बात अलग होगी। एग्ज़ाम किन आधारों पे होगी मैं बता रहा हूँ, अभी मुद्दे बता रहा हूँ, मुद्दों पे आऊँगा अभी। उन मुद्दों पे होगी, और मुद्दों पे जब एग्ज़ाम होगी तो एग्जामिनर की अपेक्षा दूसरी होगी। उसको पता है एग्जामिनर को, 50% एग्जामिनर को पता है कि मैं पेपर बनाते समय वो ख्याल रखता है कि ये पेपर मैं ब्यूरोक्रेट्स के लिए बनाने जा रहा हूँ। मेरे पेपर को टिक करने के बाद व्यक्ति ब्यूरोक्रेट बनेगा और वो आगे जनता से डील करेगा। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट होगा, इसलिए वो इन चीज़ों का ख्याल रखता है और उसको पता है कि पेपर किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए। 50% पेपर अभी भी वो लोग बनाते हैं, या तो 50% पेपर मान लीजिए, या 50% लोग पेपर बनाने वाले ऐसे हैं जो अभी भी अनकॉन्शियस होते हैं। उनको नहीं पता कि क्या पूछा जाना चाहिए और क्या पूछने से क्या हो सकता है, और क्या ढंग से पेपर बनाना और उचित पेपर बनाना, अच्छा पेपर बनाना भी राष्ट्रभक्ति हो सकती है। क्या अच्छे ब्यूरोक्रेट देना कोई राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं है? ये जिम्मेदारी वो नहीं मानते भी। लेकिन 50% लोग ऐसे अभी भी देश में हैं जिन्हें जिम्मेदारी का एहसास है। तो मान के चलिए कि आधा पेपर तो आपका उस तरह का आएगा ही। तो इसमें मेरा कहना ये है आप लोगों से कि अगर आप केवल उन मुद्दों के प्रति एक झुकाव तैयार कर लेंगे, केवल झुकाव तैयार कर लेंगे, तो 20 प्रश्न, ये मुद्दे मैं बता रहा हूँ, ये मुद्दे सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। सरकार एक टूल है, एक यंत्र है। किस चीज़ का टूल है, कैसा यंत्र है? जनता को विकसित करने का, जनता के जीवन को विकसित करने का, जनता के जीवन के स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जा सकता है।
जनता के जीवन के स्तर को क्यों ऊंचा उठाना है? क्योंकि उसी से सारे इंडेक्स फुलफिल होंगे। तो इसमें मुद्दों में थोड़ा जल्दी से पहले मुद्दे लिख लेते हैं। कितने हो गए? 3। अगला लिखिए इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए मकान, सभी के लिए घर की योजना। ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल, स्वास्थ्य, हेल्थ, स्वास्थ्य, वुमेन सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा किसी भी देश की, किसी भी समाज की, एक सभ्य समाज का सबसे बड़ा इंडिकेटर है, इंडेक्स। महिला सुरक्षा दोनों, घरों में भी, ऑफिस में भी और बाहर सड़क पर भी। तो दोनों तरह के कानून मौजूद हैं, आपने देखा है। पॉस्को वाला कानून है, पॉस्को, और डोमेस्टिक वायलेंस वाला मिलेगा, पीएनडीटी है जो कन्या भ्रूण हत्या के लिए है। फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ भी कानून है, यानी कि ऐसा शिशु जिसने जन्म नहीं लिया उसकी भी हत्या हो जाती है तो उसके लिए भी कानून है। और जिस शिशु ने जन्म ले लिया है उसका अगर हैरासमेंट होता है तो भी, घर में होता है तो भी और बाहर होता है तो भी, और घरेलू हिंसा, वयस्क है और उसके बावजूद यदि शादी हो गई और फिर ससुराल में हिंसा हो रही है तो भी। तो हर स्तर पर कानून बना दिया गया है। तो महिला सुरक्षा, अगर आप किसी भी देश को विकसित देश कहेंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़्यादा है और महिलाओं के प्रति अपराध की दर बहुत कम है, तो उसको हम सभ्य देश या विकसित देश कह सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे इंडेक्स में वो पिछड़ जाएगा। करप्शन, करप्शन का नहीं होना अगला मुद्दा हो जाएगा, करप्शन का नहीं होना। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा किसको? वीकर सेक्शंस को। अब ये वीकर सेक्शंस कौन है? वीकर वाला पार्ट कमजोर वर्गों को। कमजोर वर्ग में कौन कौन आते हैं? बहुत लोग आते हैं जो असहाय हैं, जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते। उसमें विकलांग भी हो सकते हैं, SC ST हो सकते हैं, उसमें गरीब, आर्थिक रूप से गरीब लोग हो सकते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। उसमें बुजुर्ग हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। इसलिए आप अगर विकसित हो रहे हैं और अगर आपके पास बुजुर्गों के लिए समय नहीं है और ओल्ड एज होम ज़्यादा खुल रहे हैं, बुजुर्गों के लिए केयर करने वाली चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि पैसा आने से हो सकता है कि बुजुर्गों के लिए केयर करने वाली चीज़ें ज़्यादा आ जाएं, लेकिन उनको मानवीय वातावरण तो नहीं मिलेगा। तो मानवीय दशाएं अगर नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो विकसित देश नहीं है, सभ्य देश भी नहीं है। तो इसलिए आप देखोगे परीक्षा में ये प्रश्न ज़्यादा मिलेंगे आपको। ये जितने भी मुद्दे बताएं, कितने प्रश्न ठीक कर पाएंगे? 20 प्रश्न। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कोई व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है तो भी पास हो सकता है। इसमें सिर्फ नियत ठीक रखनी है। क्या ठीक रखनी है? सभी को पेयजल अच्छा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आपकी सहमति उसमें होनी चाहिए। आप अगर इस बात से सहमत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पेयजल अच्छे से दिया जाना चाहिए और आपके मन में है कि नहीं सभी लोगों का हक है पीने का पानी साफ हो, सभी के लिए स्वास्थ्य हो, सभी के लिए स्वास्थ्य की योजनाएं हो, तो पढ़ने में भी आपको रुचिकर लगेगा और आपको लगेगा कि अच्छा मिशन इंद्रधनुष है, ये है, वो है, इतने तरह के टीके हैं और इस तरह की सुविधाएं हैं, ये नई नई बीमारियों के लिए खोज हुई है, अभी ये दवाई सस्ती कर दी गई है। कैंसर और HIV जो होता है उसकी दवाइयाँ बहुत महंगी होती थी, सरकार ने ये चीज़ें कर दी हैं।
ऊपर जो मैंने आपको एक्ट लिखाया है, स्कीम लिखाई है और लॉ लिखाया है, उसमें एक और चीज जोड़ दीजिए, सब्सिडी, सहायता। सरकार सहायताएं देती है, सब्सिडी देती है। अगर सब्सिडी के प्रति आपका अगर नेगेटिव रुझान है, कई लोग सब्सिडी के खिलाफ बोलते हैं, ये क्या सरकार इनको देती रहती है, गरीबों को क्यों देती है। इसमें एक और मुद्दा लिखिए, मुद्दों की संख्या में, एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट में ही गरीबी का निवारण भी है, पॉवर्टी एलिवेशन भी है, उसी में जुड़ा हुआ है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो गरीबी अपने आप समाप्त होगी, इसलिए उसको अलग मुद्दा लिखने की जरूरत नहीं है। हमने फूड वाला छोड़ दिया, कम्युनिकेशन छोड़ दिया, और सड़क भी लगभग हमने छोड़ दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना में ऑल वेदर रोड जो है, 12मासी रोड जो है, लगभग सब गाँव में पहुँच चुका है, मान्यता है, तो हम मान के चलते हैं अभी। और अभी हम एयरपोर्ट और ये और बहुत सारी चीज़ों को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये उतने आवश्यक नहीं है, और ये कुछ एलिट क्लास ही इसको यूज़ करते हैं, आम आदमी अभी इतनी भारी भरकम संख्या में यूज़ नहीं करता। तो अभी हम बात कर रहे हैं, सड़कों की कर सकते थे, लेकिन सड़कों का जाल काफ़ी हद तक सरकार ने पिछले 15-20 सालों में बिछाया है, और वो सफिशिएंट तो अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है। कम्युनिकेशन की बात भी उतनी नहीं करते, बिजली की बात भी हम इसलिए नहीं करते क्योंकि अब कटौती कम होती है और बिजली लगभग सभी जगह पहुंच गई है, इसलिए कई मामलों में आप बात अब न भी करें तो भी उतना जोर उस पर नहीं दिया जाएगा। एक लिखिएगा एनर्जी सेक्टर, और एनर्जी सेक्टर में रिन्यूएबल वाला पार्ट, बहुत ही महत्वाकांक्षी टारगेट जो है हम लोगों ने रखा है कि हम सोलर एनर्जी से सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल जो है उन पे सब्सिडाइज रेट पर दिए जाएंगे, उसके लिए सब्सिडी। तो सब्सिडी जितने ये सारे सेक्टर जो आपको लिखवाए हैं, इन सब सेक्टर में सब्सिडी मिलती है, लेकिन वो बैंकों के माध्यम से मिलती है, लोन के माध्यम से मिलती है, इसलिए वो फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा। टूल जो होगा वो कौन होगा फिर, फाइनेंशियल इंक्लूजन। बैंक माध्यम बनेंगे सब्सिडी का भुगतान करने के लिए। अब एजुकेशन का पहला सेक्टर देख लीजिए, सब्सिडी मिलती हुई दिखाई देगी आपको। सब्सिडी नहीं मिलती होती तो कॉलेज में इतने कम दाम पर आप एजुकेशन नहीं ले रहे होते। एजुकेशन लोन में सब्सिडी मिलती है, कुछ प्रतिशत जो है वो सरकार उसका भुगतान कर लेती है। कई बार ब्याज का जो कम रेट होता है वो उसके पीछे बैंक तो अपना पूरा ब्याज लेती है, लेकिन सरकार कुछ हिस्सा जो है उस ब्याज का दे देती है। फ्यूल के ऊपर जो सब्सिडी होती है, और एक और मुद्दा लिख लीजिए, पर्यावरण। अब ये मुद्दे ऐसे हैं जो आपके 20 प्रश्न कवर करेंगे। पर्यावरण में सब आ गया। अब प्रदूषण के माध्यम से जो समस्याएं पैदा हो रही हैं वो सारी की सारी आ गई। PM 2.5 से रिलेटेड प्रश्न आ जाए तो भी इसमें डाल दीजिएगा। अब आप देखिए, इन मुद्दों पे विचार कीजिए, आपको नहीं मिलेंगे 20 प्रश्न, मिलेंगे। इनसे जुड़े हुए 20 प्रश्न आपको मिलेंगे, बल्कि 30 प्रश्न मिलेंगे। 20 में से कितने मिलेंगे, बल्कि 30 मिलेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि इन 30 प्रश्नों को यदि आप तुक्के से भी ठीक करते हैं, लेकिन बहुत सीधा और सरल सा हिसाब है कि एजुकेशन आप सबको दिलवाने की मंशा रखते हो, आपके मन में, दिल में, आपके दिल में ये भाव हो कि वाकई में सभी के लिए शिक्षा हो, मध्याह्न भोजन होना चाहिए, बच्चों को सबको मध्याह्न भोजन मिलना चाहिए, और सरकार की योजनाओं के साथ आपकी सहमति हो, और बल्कि आप इन लोगों के हित के लिए 2030 तक एक से एक अच्छी योजनाएं बनाने के लिए आपके मन में भाव उमड़ रहे हों, तो ठीक होगा। मैं बता रहा हूँ, भावनाओं से भी ठीक हो जाएगा। ईश्वर भी मदद करता है, ईश्वर और प्रकृति उसी की मदद करती है जो सबकी मदद करना चाहता है। उसको कतई घाटा नहीं होता, ध्यान रखिए। जो दूसरों की मदद करता है उसको कतई घाटा नहीं होता, वो घाटे का सौदा है ही नहीं। मैंने पिछले वाले में बताया था। ये बड़ी अजीब तैयारी बता रहा हूँ ना मैं आपको। जनरली लोग प्रश्न बताते हैं, मैं प्रश्न भी बताऊंगा, और अभी तो इतने दिनों से तो हम नॉलेज वाली बात कर रहे थे, प्रश्न की बात कर रहे थे, लेकिन आज मैं आपकी भावनात्मक पक्ष की बात कर रहा हूँ कि प्रश्न कैसे ठीक हो सकते हैं।
और 30 अगर तुक्के आप लगाएंगे तो 20 कैसे ठीक हो सकते हैं, जबकि आपको 70 में से 35 ही ठीक करने हैं सिलेक्शन के लिए। मैं यहाँ 30 में से 20 ठीक करवा रहा हूँ, बाकी 15 कैसे ठीक होंगे, वो नेशनल इंटरनेशनल घटनाओं से होंगे, वो अलग है, वो उसमें मुद्दे पे अलग जाएंगे, वो बात हम कल करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल वाली बात कल करेंगे कि बाकी के 15 प्रश्न कैसे ठीक करेंगे। 30 यदि आपके हो रहे हैं तो 15 तो 20 तो ये रहे। इन मुद्दों के बारे में समझ लीजिए। पहला मुद्दा क्या था, एजुकेशन। और एजुकेशन में क्या क्या नियत है। अब यहाँ हिस्ट्री में ज़्यादा आप न पढ़ें तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी आप वुड्स डिस्पैच देख सकते हैं, सेटलर कमीशन दे सकते हैं, विश्वविद्यालय आयोग देख सकते हैं, कर्जन का पहली बार यूनिवर्सिटी एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, पहली बार टेक्निकल एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री तक में भी जा सकते हैं। और हिस्ट्री में जाने के बाद सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत और एजुकेशन गारंटी स्कीम, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, उसका आर्टिकल 21 के तहत आना, मौलिक कर्तव्यों में शामिल हो जाना, यही सब प्रश्न होंगे। और इसमें पॉजिटिव लिखना है और पॉजिटिव वाली बात करना है। ये मेंस में भी यही प्रश्न आएंगे, इंटरव्यू में भी आपसे यही पूछा जाएगा, क्योंकि आप यही करने के लिए जा रहे हैं। आप इन सारे मुद्दों के लिए वहाँ जा रहे हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं है आपका। इसी के लिए आपको गाड़ी मिलेगी, इसी के लिए आपको नौकर चाकर मिलेंगे, इसी के लिए आपको बंगला मिलेगा और इसी के लिए आपको वेतन मिलेगा। जो भी सुविधाएं आपको मिलेंगी वो यही काम करने के लिए मिलेगी। इसलिए बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। यही जन सेवा है, यही लोक सेवा है। इसलिए आपके आयोग का नाम है लोक सेवा आयोग। वो कोई कॉरपोरेट की सेवा के लिए नहीं जा रहे हो कि किसी कंपनी को मुनाफे में पहुंचाने के लिए आपकी नियुक्ति है। इसमें आप दरअसल क्या होता है कि कई लोग एज ए सीईओ काम करना चाहते हैं, सरकार में जाकर के कैसे काम करना चाहते हैं कि मैं सरकार को फायदे में पहुंचाऊं। और ये जो ग्राहक हैं, लोगों को क्या समझते हैं, ग्राहक, और उनसे कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा सरकार। सरकारी सिस्टम कभी भी लेन देन का सिस्टम नहीं है। अधिकांश लोग सोचते हैं मनरेगा में इनको बुलाया था, इसने क्या किया, 4 गड्ढे खोदे, 150 रुपये ले गया। ये कोई तरीका हुआ? अगर मैं अपने घर पे किसी आदमी को 150 रुपये में बुलाता तो मैं कम से कम 25 गड्ढे खुदवाता। भाई वो तो हक रखता है कि वो एक गड्ढा भी ना खोदे और पूरे 150 रुपये ले जाए। क्यों? क्योंकि ये उसको दिया जाना है। गड्ढे खुदवाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको दिया जाना इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ रहा है? अधिकांश लोगों को आपने देखा होगा कि वो आलोचना करते हैं मनरेगा की। मनरेगा एक बहाना है। आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, आप ऐसे ही किसी को 200 रुपये लिफाफे में भर के दीजिए, वो लेगा। लेकिन उसके घर में शादी है या कोई फंक्शन है और सब लोग दे रहे हैं और आप भी जाकर के वहाँ लिफाफा उसको दे देते हैं तो वो पकड़ लेता है, जेब में रख लेता है। कई लोग नहीं भी लेते, लेकिन कुछ लोग रख लेते हैं। आप ऐसे ही किसी दिन जा रहे हैं, अरे दुबे जी वो थोड़ा सा एक काम था, इधर आइए, ये एक लिफाफा रख लीजिए। क्या है इसमें? बोले इसमें 200 रुपये बस आपके लिए है। क्यों? पागल आदमी है। बात समझ में आ रही है? मनरेगा इसी प्रकार का एक अवसर है जिसमें उस व्यक्ति को कुछ दिए जाने का बहाना है, ताकि उसके आत्मविश्वास को भी ठेस न पहुंचे और उस व्यक्ति के पास उतना पैसा आ जाए जिससे वो अपना काम चला सके जीवन का। और दूसरे लोग जो आगे बढ़ गए हैं उनको देख करके उसके मन में कुंठा न जन्मे और वो नक्सलवाद की तरफ न भागे, या वो ये ना सोचे कि देश मेरा नहीं है, इस देश ने मुझे क्या दिया। इस देश के समर्थ लोग जो टैक्स देते हैं, उस टैक्स का एक हिस्सा आपको भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। आप उसको भेंट समझे, लेकिन भेंट के रूप में वो लेगा नहीं, उसका स्वाभिमान है। बहुत सारे लोग नहीं लेंगे, और देंगे तो कैसे देंगे, और फिर उससे भीख देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ऐसा लगेगा जैसे भीख में दिया जा रहा है। इसलिए आपने सुना होगा काम के बदले अनाज कार्यक्रम, फूड फॉर वर्क, काम के बदले अनाज कार्यक्रम।
अब काम के बदले अनाज कार्यक्रम, पहले ये था कि एक आदमी भूखा मर रहा है, बस्ती में बहुत भूखमरी है, आए दिन सुनने में आता है कि लोग भूखों मर जाते हैं। तो एक काम किया जाए कि सरकारी राशन का एक ट्रैक्टर या एक ट्रक भर के उस सब लोगों को एक एक बोरा बंटवा दिया जाए, तो ये भी हो सकता था। लेकिन सरकार ने ये सब बहाने ढूंढे हैं मदद करने के। इसमें एक कदम आगे बढ़ करके मदद करने की यदि कोई एक ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको उसको टिक करना चाहिए, क्योंकि सरकार वाकई में वही करना चाहती है जो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन वो इससे भी महत्वाकांक्षी है। अब समझ में आ रहा है, वो इससे भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और निश्चित रूप से आपको पता नहीं कि वो कौन सी योजना है, लेकिन वो योजना है और आने वाली है, और आपको नहीं पता है तो भी आप उसको टिक करेंगे, क्योंकि उसमें भलाई की बात है, तो सही हो जाएगा। एग्जाम घर आके देखेंगे तो आपका ऑप्शन सही है। और 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं ऊपर, और तीनों में अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं भलाई की, और नीचे लिखा हुआ है कि क्या ऊपर के तीनों सही हैं, तो निश्चित रूप से सही है, क्योंकि सरकार कम भला नहीं करना चाहती, ज्यादा से ज्यादा करना चाहती। आ रहा समझ? अभी भी आप नहीं समझ पाए तो फिर हमारी क्लास में बैठने का भी कोई हक नहीं है आपको मुझे लगता है, क्योंकि इतने समय से मैं समझा रहा हूँ तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो परीक्षा बहुत सरल है और प्रश्न भी बहुत सरल है और उत्तर भी स्पष्ट है। सुनने के लिए दिल होना चाहिए, कान होने चाहिए और वैसे ही आंखें होनी चाहिए, आपको उत्तर दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता है, आपकी आंखें इसके लिए तैयार नहीं है और इतना अभ्यास नहीं हुआ है आपकी आंखों को कि आपकी आंखें उत्तर खोज पाएं ABCD में से, तो फिर भावनाओं पे ध्यान दीजिए, आपकी आंखों का अभ्यास हो जाएगा। दिल साफ रखिए गरीबों के प्रति, कमजोरों के प्रति, जिनके पास अभाव है, जो अशक्त हैं और जिनको अपने सपने पूरे करने की छूट नहीं है, या जिनको अपना सपना पूरा करना नहीं आता और जिन्हें सपना देखना भी नहीं आता, ऐसे लोगों के प्रति यदि आपकी सहानुभूति है तो आपको उत्तर दिखाई पड़ेंगे। मुद्दे मैंने बता दिए। पर्यावरण ठीक रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए मैंने बताया था आपको, कि मान लिया जाए हम लोग बहुत विकसित हो जाएं, हमारे पास हथियार भी बहुत हो जाएं और पाकिस्तान भी सुधर जाए और एक भी आतंकवादी ना बचे, चाइना भी सुधर जाए, लेकिन PM 2.5 के कारण रोज 5,000 10,000 लोग मरे भारत में। जैसे गैस जो है ट्रेजेडी में भोपाल में 10,000 लोग एक रात में मर गए, तो दुश्मन की क्या आवश्यकता है? पर्यावरण के खराब होने से ही इतनी मृत्यु हो जाएगी, और तब विकास का भी क्या मायने रखेंगे? विकास क्या मायने रखता है? कितना विकसित हो जाए, हर व्यक्ति हवाई जहाज में घूमने लायक हो गया था, हर व्यक्ति के पास अरबों रुपए थे, बहुत सारे पैसे थे, लेकिन यह है कि जब भी वो घर से बाहर निकलता है तो बीमारी लेके लौटता है और फिर बिस्तर पे जब लेटता है तो फिर कभी उठ नहीं पाता। ऐसे समाज और ऐसे देश की कल्पना हम कर सकते हैं? इसलिए पर्यावरण, इसलिए NGT को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। पिछली सरकार की पर्यावरण के मामले में स्वच्छता अभियान की बात तो ठीक है, लेकिन NGT जैसी संस्था को खत्म करने का श्रेय भी इसी सरकार को जाता है। उसने तहस नहस करके रख दिया उस संस्था को, NGT को। आप आज से 5 साल पहले NGT के बारे में बहुत कुछ सुनते होंगे, रोज अखबार में उसकी जगह होती थी। आज NGT ने ये किया, कल उसको किया, इस बात में सुधार आया और देश में सुधार भी आ सकता था, लेकिन इस सरकार ने पता नहीं क्या किया, एक तय कर लिया था कि हमको NGT को खत्म करना है कैसे भी करके। और जब वो श्री रविशंकर ने एक कार्यक्रम किया था यमुना में, और जब NGT ने कहा था कि आपको 5 करोड़ जुर्माना लगेगा, तो हमारे प्रधानमंत्री उनके चीफ गेस्ट थे, यही उनका कॉन्फिडेंस था, और इसी कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा हम नहीं देते 5 करोड़, तुम क्या कर लोगे। आज तक वसूल नहीं कर पाया NGT, और उसके बाद से NGT को जुर्माना लगाने की हिम्मत ही नहीं हुई। अभी वॉक्सवैगन पे उसने लगाया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने चीटिंग किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे जो इंजन है उतने पॉल्यूशन नहीं करते, और सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी करके
उन्होंने NOx का जो उत्सर्जन होता है उसमें गलत रीडिंग बता दी थी और इंजन पास करा लिया था। लेकिन जब पता चला तो पूरी दुनिया जुर्माने लगा रही है, तो अभी NGT ने भी लगाया 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 500 करोड़ का लगाया। लेकिन ये भी बहुत कम है। फॉक्सवैगन कितनी बड़ी कंपनी है, और जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन ये हिम्मत खत्म हुई कब? जब हमारे देश के धर्मतंत्र के इतने बड़े नाम और राजनीति के इतने बड़े लोग जब ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं या ऐसा कार्यक्रम करते हैं जो पर्यावरण विरोधी होता है, जो नदी संरक्षण के खिलाफ है, तब हमको नुकसान पहुंचता है। तो संस्थाओं को ख़त्म करने का काम भी जो है पिछले दिनों हुआ है। मुझे लगता है कि पर्यावरण के बारे में जो भी संस्थाएं अच्छा काम करती हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हम तो गायत्री परिवार के माध्यम से हरित हिमा संवर्धन करते हैं। सैकड़ों पहाड़ियों को हमने हरा भरा बनाया है। गायत्री परिवार ने बहुत बड़ा काम किया है। सप्तसूत्री आंदोलन में हमारा एक आंदोलन पर्यावरण संरक्षण का है, हरित हिमा संवर्धन, और उसमें लगे हुए हैं। पेड़ जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम कार्बन सिंक बढ़ाएंगे और हम उसकी जो वायु प्रदूषण की जो हानिकारक चीज़ें हैं उनको हम रोक पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा। और एनर्जी सेक्टर में भी यहीं पर इन्वायरमेंट पे जाके रुकेगा। रिन्यूएबल एनर्जी की बात होगी। हम कितना कोयला जला करके कितना थर्मल पावर इस साल बना रहे हैं, कितना मेगावाट बिजली जो है हम लोग इससे बना रहे हैं, गीगावाट बना रहे हैं। ये प्रश्न आने की संभावना कम है। आएगा तो भी उस सेंस में आएगा कि ये हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम कोयला जला करके बिजली बना रहे हैं। लेकिन सोलर एनर्जी से हम कितना बना रहे हैं, विंड एनर्जी से कितना बना रहे हैं, और दूसरे जो गैर परंपरागत साधन हैं उनसे हम कितना बना रहे हैं, वो सबसे बड़ा प्रश्न होगा। तो आपको कहाँ ध्यान देना है, वहाँ देना है। एक और सेक्टर लिख लीजिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला, खास करके टेक्नोलॉजी। साइंस को छोड़ दीजिए, टेक्नोलॉजी, तकनीक वाला सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि सरकार इसके ऊपर बहुत ध्यान देती है। अब तकनीक, कई तरह की तकनीक आपको बताई थी, तो जितना भी सिलेबस हमने पढ़ाया है उसमें आपको आंकड़े याद रहे, अच्छी बात है। आप फैक्ट वाला पार्ट याद रखें। उसके सिद्धांत यदि आपको याद है वो भी अच्छी बात है, सिद्धांत भी याद रखें, कंसेप्ट्स भी याद रखें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ याद ये रखनी है कि सरकार क्या करना चाहती है, और ख़ास करके 2030 तक क्या करना चाहती है, क्योंकि 2030 में फिर मूल्यांकन होगा 11 साल बाद कि भारत ने क्या किया। और यदि हम 2030 के टारगेट को भी अचीव नहीं कर पाए और वहाँ पे भी एस्केपिज्म कर गए, तो मुझे लगता है कि फिर भारत कभी भी विश्व का शक्तिशाली देश नहीं बन पाएगा। हमारे पास 11 साल हैं काम करने को, और आप जितने भी लोग बैठे हैं इन्हीं 11 सालों में आप काम के लायक बनेंगे और आप नौकरियों में जाएंगे। और आपका ये, आप दोनों कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सही देख रहे हो? हाँ, दोनों, आप दोनों खड़े हो जाओ। खड़े नहीं, आप ही वही बैठ जाओ। हाँ, क्यों, बात क्यों कर रहे हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में हो? BSc फर्स्ट ईयर। 2 साल बाद आना आप, ठीक है? जाइए जाइए जाइए। आपको समझ में नहीं आएगा अभी। तो बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपको जो बताया जा रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, और ये सीधा सीधा उत्तर निकालेगा। ये अगर किसी ने एग्जाम दी हो सिंसियरली, या एक आध बार निकाली हो, मेंस वेंस दिया हो आपने पिछले दिन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर कैसे ठीक होते हैं। इसी तरीके से ठीक हो जाता है, और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, और आप अल्टीमेटली बन भी जाते हैं। तो ये वीडियो देखे होंगे, इतनी कोचिंग क्लास में दी होगी, ये तरीका किसी ने नहीं बताया, तो आप इस तरीके से पढ़िए।
फैक्ट्स को भी इसी तरीके से पढ़िए, भावनाएं ठीक रखते हुए पढ़िए, तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आपको लगेगा कि मुझे डीएम बन करके, कलेक्टर बन के लागू करना है और इसमें मुझे करना है, इसलिए आपको याद रहेगा। एक सामान की लिस्ट आपको लाने के लिए दी जाए और एक पढ़ने के लिए दी जाए, दोनों में अंतर हो जाता है। जब पढ़ने के लिए दी जाती है तब आप क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अच्छा ये सामान मंगा, ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। और जिसको लाना है वो सोचता है अच्छा ये 5 किलो है और ये 500 ग्राम है, अब ये 5.5 किलो हो गया, और ये 2-2 किलो के 4 हैं, मतलब ये 8 किलो है। और जब वो लिस्ट पढ़ेगा ना तो साथ साथ वो वजन भी महसूस करता जाता है लिस्ट के साथ। कुछ समझ में आ रहा है आपको? उसको पता है कि उसको ये उठा के भी लाना है, तो उसकी जो सामग्री है वो उसका ग्राम में भी नहीं भूलता। आपने देखा है, वो ग्राम में भी उसको याद रहती है कि कौन सी चीज़ कितनी और कितने ग्राम मंगाई गई थी और संख्या कितनी थी। साबुन अगर 6 मंगाए गए थे तो उसको 6 याद रहेंगे, क्योंकि साबुन का वजन वो जानता है, वो महसूस करेगा। जब वो उठाएगा तब उसको मालूम है कि इसमें 6 साबुन है। आ रहा है समझ में? और जिसको घर पे ऐसे ही चेक करने के लिए कहा गया कि देख लो जरा, चेक कर लो पिछली बार क्या लाए थे सामान, को छूट तो नहीं गया, जरा देखो, तो फटाफट देख लेगा। उसको लाना नहीं है तो उसको याद भी नहीं होगा कितना क्या लाना है। इसलिए यदि आप डीएम बनने के लिए और कलेक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हो तो आपको ये आंकड़े भी महसूस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये 10 मुद्दे हैं, 10, 11, 12 मुद्दे हैं जिन मुद्दों के लिए आपको काम करना है, और उनके लिए फिर वो आंकड़े हैं, तो वो आपके लिए भारी नहीं होंगे, क्योंकि आपको वो काम करना है। और भारी तो होंगे लेकिन याद करने में भारी नहीं होंगे, क्योंकि आसानी से याद कर जाओगे आप, क्योंकि वो आपकी मजबूरी है, वो काम करने के लिए आप जा रहे हो। पढ़ाई का तरीका समझ में आया? महसूस क्या करना है? काम करते हुए महसूस करना है। आप सोलर मिशन के इंचार्ज हो गए आईएएस होने के बाद, कि भारत का सोलर मिशन आपके माध्यम से चलना है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले गूगल उठाओगे, दुनिया में सोलर सेल, सोलर पैनल कहाँ कहाँ सस्ते बनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, कौन देश सस्ता बना रहा है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली कंपनी कौन सी है। जिस दिन आपकी नियुक्ति होगी उसी दिन आप प्रोक्योरमेंट में लग जाओगे कि मैं भारत में सस्ते से सस्ते सोलर पैनल कैसे दे सकता हूँ। और आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की सब्सिडी की बात करेंगे कि पिछले 10 सालों में एनर्जी के सेक्टर में कितनी सब्सिडी दी है फाइनेंस के सेक्टर में, और इस साल में कितनी सब्सिडी मांग सकता हूं। क्योंकि मीटिंग में जब मैं जाऊंगा तो मंत्री जी को कहूंगा कि इस बार मैं सोलर पैनल की संख्या 10 गुना बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए सब्सिडी भी इतनी ज़्यादा लगेगी। बजट में गुंजाइश है क्या? क्योंकि हमको कौन सी एनर्जी चाहिए? रिन्यूएबल। और डेवलपमेंट कैसा चाहिए? सस्टेनेबल। और सब्सिडी की ज़रूरत इसलिए क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ होनी है। चीज़ें पकड़ लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो सबके हित में है और ग्रोथ सबकी, ठीक है। जो नारा दिया गया था सबका साथ और सबका विकास, इसका मतलब था इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण को बचाते हुए। बात समझ में आ गई? तो आप अगर काम करता हुआ महसूस करेंगे तो अभी जो डेटा है, जो फैक्ट्स हैं, उनको आप रट लेंगे, याद ही हो जाएगा आपको। उसके लिए फ्यूचर के लिए बचा के रखने की जरूरत ही नहीं है, अभी तैयार हो जाएगा। आप पढ़ेंगे कोई भी मैगजीन, मंथली मैगजीन या न्यूज़पेपर, और आपको लगता है तो बहुत उत्साह बढ़ाने वाली स्कीम है, इससे तो देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अच्छा, इस प्रकार की ट्रेन चलेगी, उसमें इस टाइप का फ्यूल होगा, तो आप चूंकि उसको उस अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं, तो आप जिस काम को कर रहे होते हैं उस काम के दृष्टिकोण में, यदि आप फर्नीचर की दुकान पे गए और आपको स्टडी टेबल खरीदना है तो चारों तरफ आपकी आंखें जो है वो स्टडी टेबल ढूंढती है। आप कुर्सी खरीदने गए तो आपकी आंखें कुर्सी ढूंढने लगती है। इसलिए इतने सारे डेटा में, इतनी सारी खबरों में प्रशासन के काम की खबर कौन सी है? आप जनता की मदद किस मामले में कैसे कर सकते हैं? अपने आप आपको अखबार पढ़ना भी आ जाएगा,
अपने आप मैगजीन पढ़ना भी आ जाएगा और समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। मेरी बात समझ में आई है आपको? तो ये एक्सरसाइज जो है आप लोग करना शुरू करें। तो पढ़ने का तरीका भी ये रखें और एग्ज़ाम के दिन याद रखना, इन मुद्दों को फिर से पढ़ के चले जाना कि इन मुद्दों के बारे में क्या क्या अच्छा सोचा जा सकता है, कैसे सबके लिए सोचा जा सकता है, कमज़ोर वर्गों के लिए क्यों सोचा जाना चाहिए, चाहे वो 10% आरक्षण हो या पहले से दिया गया आरक्षण हो। आरक्षण देने की और गरीबों के लिए या अछूतों के लिए कानून बनाने की बात आती है ना, तो कानून को आपको फेवर में जाना है। इसलिए आपने देखा सरकार फेवर में गई थी, SC/ST एक्ट के लिए अध्यादेश लेके आई थी। अभी आपने देखा रोस्टर वाली प्रणाली के लिए अध्यादेश लेके आई थी। अध्यादेश लाना विल पावर को दिखाता है, क्योंकि आप संसद के किसी सत्र का भी इंतजार नहीं करना चाहते, बल्कि आपको आज की तारीख में कानून चाहिए, तो आप अध्यादेश लेके आते हैं। इसलिए जब अध्यादेश शब्द यूज किया जाता है, इसका मतलब है कि सरकार का विल पावर काम कर रहा है। वो इतनी आवश्यक चीज है। अब चूंकि भारत में राजनीति है और फिर धर्म और जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बात भी आ जाएगी। धर्म और जाति की राजनीति होने से ये मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, धर्म और जातियां आगे आ जाती हैं। तो ये वाले मुद्दे आगे रखने हैं, धर्म और राजनीति को पीछे जाति को पीछे रखना है। इसलिए राम मंदिर कभी भी वो मुद्दा नहीं बनेगा, ध्यान रखिए, कभी भी नहीं बनेगा। इस देश में कभी भी उस तरह का मुद्दा नहीं बनेगा। जनता के लिए चुनाव जीतने के लिए अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ये मैंने जितने भी सेक्टर बताए हैं आपको, इन सब सेक्टर पे राम मंदिर का क्या फर्क पड़ने वाला है बताओ? एक भी सेक्टर पे फर्क पड़ता हो तो बता दो कि राम मंदिर बनने के बाद PM 2.5 कम हो जाएगा दिल्ली में। उसके बाद लोग अपराध करना कम कर देंगे महिलाओं के प्रति, कि राम मंदिर मुद्दा अगर सॉल्व हो गया और राम जन्मभूमि पे मंदिर बन गया, उसके बाद लोग जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो जाएंगे और उसके बाद वो क्या होंगे, पर उनकी तो छवि में वैसे भी सीता को गृह त्याग और वो सब लिखा हुआ है, तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला मुद्दा रहने दें। तो दूसरे और उनके अंदर सात्विकता आ जाएगी, राम की तरह उच्च चरित्र आ जाएगा, या वो दुष्टों से जो है रक्षा करने लग जाएंगे सज्जनों की। हर व्यक्ति जो अयोध्या में राम मंदिर में जाएगा, उसके बाद लौट के आएगा, कहीं पे भी कोई किसी को पीड़ित कर रहा है तो बोझ उठाए प्रणकीन हो जाएगा और राक्षसों का संहार होना शुरू हो जाएगा। क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब सोशल सिक्योरिटी मिलना नहीं शुरू होगी, या कोई अपने भाइयों के लिए या परिवार के वचन की रक्षा के लिए अपना हिस्सा त्यागने को तैयार हो जाएगा, त्याग की प्रवृत्ति आ जाएगी, या जो जमीन जायदाद के झगड़े हैं वो पूरी तरह समाप्त हो जाने चाहिए रामायण के बाद। तो रामायण यदि आपने पढ़ ली है, रामचरितमानस पढ़ लिया है और राम मंदिर में आप चले गए हैं, तो उसके बाद तो फिर सारी समस्याएं ही समाप्त हो जाती है, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं, क्योंकि राम तो पर्यावरण संरक्षण भी करते हैं ना, एजुकेशन की बात भी करते हैं, क्योंकि खुद ने एजुकेशन ली है राम ने, और फूड की भी बात करते हैं, वो तो सबका भला करते हैं ना। तो राम के अंदर देखेंगे तो फिर तो वो होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ एक कविता आती है कि रामायण पर्याप्त न पढ़ना, उस सांचे में ढलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास बदलना होगा। यानी कि राम के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा, राम मंदिर में जाने से नहीं होगा और रामायण पढ़ने से भी नहीं होगा। रामायण पढ़ने से नहीं, रामायण का जो सांचा है उसमें ढलना पड़ेगा। और एक और चीज वो विजयादशमी के लिए लिखते हैं कि विजयादशमी पर भारत में हम नाटक खेला करते हैं, सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं, है ना। तो असली के रावण तो सारे के सारे जलाए कहाँ हैं हमने? सारे रावण मौजूद हैं और हम कागज का रावण जला करके
खानापूर्ति कर रहे हैं। रावण ही जलाना है तो कौन सा जलाना है? अंदर का रावण जलाना है। और मनुष्य के अंदर जो बुरी प्रवृत्तियां हैं उसको जलाना है। और राम बनना है तो सांचे में ढलना पड़ेगा राम के। राम की पूजा करने से नहीं होगा, राम बनने से होगा। राम बनना पड़ेगा, राम के आदर्शों को ढालना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। राम ने जो जो किया है उसको हर क्षण महसूस करना पड़ेगा, उसकी भव्यता को, तो होगा। तो जो मुद्दे परिवर्तनकारी नहीं होते वो उतने आवश्यक नहीं समझे जाते, इसलिए आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको समय नहीं दिया था। अब जाकर के समय दिया है और वो एक बनाया है, और थोड़ा माहौल शांत करने वाली भी चीज़ है। दूसरा, मैं सोशल मीडिया पे एक टिप्पणी पढ़ रहा था कि इस देश को कारपोरेट चला रहे हैं, और चूंकि कारपोरेट के लिए ये उचित नहीं है कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम झगड़ा होगा तो अब मॉल वाला आदमी कभी चाहेगा कि कर्फ्यू लग जाए, क्योंकि उसके मॉल में एक दिन का खर्चा कितना है। और यदि दुकानें बंद हो जाएंगी और लोग एक के बाद एक धराशायी होने लग जाएंगे, व्यापार बंद होने लग जाएंगे, तो मॉल तो एक खंडहर बन जाएगा। तो वो हमेशा ग्राहक चाहता है, उसके लिए जनता एक ग्राहक है कारपोरेट के लिए, और ग्राहक हमेशा शांति में मिलते हैं। तो इसलिए जिस दिन कारपोरेट चाहेंगे उस दिन, बाकी आरएसएस तो चाहता है, विश्व हिंदू परिषद चाहता है, धार्मिक संस्थाएं चाहती हैं, हम भी चाहते हैं। हम गायत्री परिवार में तो हम भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं। लेकिन समस्या दूसरी है, कारपोरेट नहीं चाहते। और कारपोरेट नहीं चाहते इसलिए उन्होंने अपना जो प्रधानमंत्री का कद है वो भी बड़ा कर दिया। और प्रधानमंत्री का कद इतना बड़ा कर दिया कि बीजेपी कभी भी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं थी। परिवारवाद तो छोड़ो, व्यक्तिवाद भी नहीं था, परिवारवाद भी नहीं था, व्यक्तिवाद भी नहीं था। और बीजेपी पार्टी की विशेषता क्या थी? कॉडर था। और काडर कौन सा था? आरएसएस का काडर था। बीजेपी को जिताने के लिए बीजेपी किसका मानस पुत्र मानती है? अपने आप को आरएसएस का मानस पुत्र मानती है। लेकिन उसी के कंट्रोल से वो बाहर हो गई, और एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनकर के उस रूप में आ गया कि वो बीजेपी को एक लॉन्ग टर्म नुकसान हो गया। जब तक मोदी जिंदा हैं तब तक उनको वोट मिलते रहेंगे, लोग उनको चाहते रहेंगे, वो प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। लेकिन एक दिन जब मोदी इससे जाएंगे तब वोट दिलाने वाले खत्म हो चुके होंगे। तब बीजेपी पार्टी के तौर पे वोट ले पाएगी कि नहीं, वो वही समय ही बताएगा। पहले प्रधानमंत्री बीजेपी बनाती थी, अब प्रधानमंत्री बीजेपी बना रहे हैं। आ रहा है ना समझ में? ये देखा जाए तो एक तात्कालिक लाभ है, लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान है, क्योंकि कॉर्डर ध्वस्त हो चुका है। ये मेरी टिप्पणी नहीं है, मैं किसी की टिप्पणी पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए आपके साथ शेयर किया। टिप्पणी बहुत अच्छी थी, और वो बीजेपी के हित में भी है कि बीजेपी को बहुत जल्दी अपना काडर संभालना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन देना है तो कांग्रेस का काडर अलग तरह का काडर है। कांग्रेस का काडर शुरू से जो काडर रहा है वो अपने आप मिला हुआ काडर था। स्वतंत्रता संघर्ष के बाद में कांग्रेस को पार्टी बनानी नहीं पड़ी थी, क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो पार्टी अंग्रेजों को भगाने का काम कर रही थी वो संस्था थी, वो पार्टी नहीं थी बल्कि एक संस्था थी। और बल्कि उसको बनाया भी किसने था? अंग्रेजों ने, डफरिन ने और ह्यूम ने। और वो अपने मर्जी, अपने मदद के लिए बनाया था। लेकिन 47 आते आते और बाद में जब पहला चुनाव हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने उसी ऊर्जा का इस्तेमाल किया स्वतंत्रता संघर्ष की, और वो पहले प्रधानमंत्री बने, और चुनाव भी हुए और जीते भी। और कांग्रेस को हराना एक तरह से बहुत मुश्किल था, कोई सोच भी नहीं सकता कि कांग्रेस को कोई हरा सकता है। क्यों?
क्योंकि वो स्वतंत्रता संघर्ष से जन्म लेने वाली पार्टी थी। दरअसल उस पार्टी को किसी ने बनाया नहीं, वो बनी बनाई पार्टी थी। तो अभी भी कांग्रेस बनी बनाई पार्टी है, उसका काडर जो है बना बनाया है। जब भी कोई किसी पार्टी में से किसी को निकालेगा वो वहां चला जाएगा। इसलिए वो जितने बचे खुचे लोग हैं उन सबसे वो बन जाएगी, वापस बन जाएगी, वापस उठ खड़ी होगी। इसलिए खतरा उसको है जो अभी बना है, इसलिए उसको अपने आप को बनाए रखना है। और अगर वो अपने आप को बनाए रखने में कामयाब नहीं हुआ तो बचे खुचे लोग मिलकर के फिर से कांग्रेस को रिजुवेनाइट कर देंगे। इसलिए ये बहुत खतरनाक चीज है कि कारपोरेट इस देश को चलाएं। और कारपोरेट क्यों चला रहे हैं? क्यों वो आरएसएस को नहीं चाहते? कारपोरेट क्यों जो है वो बीजेपी की शक्ति को नहीं चाहते? क्योंकि कारपोरेट व्यक्तिवाद चाहते हैं ताकि उसके माध्यम से अपना उल्लू सीधा कर सकें और वो बाजार ढूंढ सकें। तो ये एक अलग विश्लेषण है। कल मैं चुनाव सुधार की भी बात करूंगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म की भी बात करेंगे, और बहुत सारे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट और उन चीज़ों को भी हम व्याख्या करने की कोशिश। अभी चुनाव का माहौल है, बहुत अच्छा लगेगा बातचीत करना, ठीक है। और आप लोगों के इंटरेस्ट का विषय भी है। आप इस एंगल से सोचेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ नए नए विचार भी। वोट देने के लिए हम कभी यहाँ से किसी को कोई अपील नहीं करेंगे, और आप वोट अपनी मर्जी से किसी को भी दीजिए, लेकिन सोचना जरूर शुरू कीजिए और तरह तरह से सोचना शुरू कीजिए, अलग अलग एंगल से सोचना शुरू कीजिए। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की